हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो आज हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस। इसके पहले के जो भी पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ अभी ये बच्चा है और उसके बाद हम एक्सरसाइज करके ये लेक्चर फिनिश कर देंगे और ये चैप्टर नंबर 1 आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाया जाता है वो हम सबसे पहले समझेंगे। तो एक सपोज टेलीकॉम इंडस्ट्री है राइट। उसमें आपकी जियो कंपनी हो गई और ये हो गया कौन सा, वोडाफोन आइडिया। ओके, वोडाफोन आइडिया और ये जियो, ये दो कंपनी है सपोज। और जियो ने क्या किया, उसके हिसाब से, उसके रूल्स के हिसाब से उसने अकाउंटिंग की है और वोडाफोन आइडिया उनका अलग रूल है और उस रूल्स के हिसाब से उन्होंने अकाउंटिंग की है। तो जब आप इन दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या, कौन सी कंपनी प्रॉफिट में है, कौन सी लॉस में है, किसकी असेट ज़्यादा है, किसकी लायबिलिटी ज़्यादा है, किसका जो रेशो हम कैलकुलेट करते हैं जब भी कभी हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता है राइट। तो कुछ रेशोज़ होते हैं वो हम फॉलो करते हैं, वो हम देखते हैं, उस हिसाब से हमें समझ में आता है। जैसे पीई रेशो हो गया, अलग अलग रेशियोज़ होते हैं वो हम देखते हैं और उस हिसाब से हमें समझ में आता है कि कौन सी कंपनी बेटर है। बट इस केस में आप कंपेयर कर सकोगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसके रूल्स अलग है, वो अलग रूल से इसने अकाउंटिंग की है और इसने अलग रूल से अकाउंटिंग की है, तो हमें समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए ये कंपैरिजन हो सके और सबको अच्छे से समझ में आ सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और सपोज़ अगर अकाउंटेंट है, वो काम कर रहा है, एक कंपनी में काम कर रहा है, सपोज़ जियो में काम कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग उसने अलग तरीके से की है और जब वो स्विच करेगा सपोज़ वीआई में, वोडाफोन आइडिया में चला गया और वहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से अकाउंटिंग होती है, तो उसको समझने में भी आसानी नहीं होगी, वो उसको थोड़ा हार्ड जाएगा। और हमें भी समझने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, और इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बनाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया ही इसलिए जाता है कि एक स्टैंडर्ड, एक यूनिफॉर्मिटी आ सके अकाउंटिंग में, मतलब एक ही तरीके से सब लोग अकाउंटिंग करें और उसके बाद फिर हमें कंपेयर करने में, समझने में और रिलायबल हो वो। फिर अकाउंटिंग अगर एक ही तरीके से हो तो हम रिलाई भी कर सकते हैं कि नहीं, ये जो अकाउंटिंग की है वो प्रॉपर ही है, और इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉर्म किया गया है। तो देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी दो है, एक तो आईएफआरएस है और दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। अभी आईएफआरएस क्या है? आईएफआरएस एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो बनाती है। किसने बनाया है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने आईएफआरएस बनाया है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब आईएफआरएस क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कोई कंपनी है, सपोज अपनी एक कंपनी है, उसको बिज़नेस एक्सपांड करना है इंटरनेशनली भी, बाहर जाके, अपनी कंट्री से बाहर जाके अगर उनको बिज़नेस करना होगा तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया के वो फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, उनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस जो है ये फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अंडरस्टैंड हो सके, ग्लोबली एक्सेप्ट हो सके, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो सके, इसीलिए उसको आईएफआरएस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो आईएफआरएस सेट ही किया है ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेटिंग हाउ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट शुड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी ट्रांजैक्शन और जो भी इवेंट होंगे वो जो है वो आईएफआरएस के हिसाब से अगर आपने रिपोर्ट किए हैं तो उनको समझने में आसानी होगी। आईएफआरएस आर इशू टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट वुड एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो सके और इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो इंटरनेशनली इम्प्रूव हो सके, समझ में आ सके, इसीलिए आईएफआरएस जो है वो बनाया गया है। तो अभी देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया ये क्या है? अभी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये किसने इशू किए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये इशू किए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आईसीएआई ने इंस्टीट्यूट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इशू किए हैं। कब इशू किए हैं? 21 अप्रैल 1977 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं और वो इशू कर दिए हैं, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, हमारी इंडिया में भी अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आनी चाहिए और एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए और एक ही तरीके से सब ने अकाउंटिंग करनी चाहिए। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या किया है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बनाए हैं और इशू किए हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनाया गया है? जब वो बनाया गया ना, तब उन्होंने एप्लीकेबल लॉ, कस्टम, यूसेज, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब देख के फिर इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंडिया के फॉलो किए हैं। बट अभी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया है, अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन इंडिया मस्ट बी कंपैटिबल विद द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन अदर कंट्री। अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया है राइट। तो इंडिया के जो
अकाउंट्स है वो अदर कंट्री के साथ अगर आपको कंपैटिबल करने हैं तो आपको भी एक सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। और इसीलिए फिर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इन्होंने एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आए हैं और जो है इंड AS यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और IndAS are basically the international accounting standard which has been modified in accordance with Indian accounting practice, custom and tradition। तो इंडियंस का तड़का मतलब है तो ये IFRS ही जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है ना वही है, बट इसमें क्या किया है इंडियन तड़का दिया गया है इंडियन प्रैक्टिस, कस्टम और ट्रेडिशन के हिसाब से। फिर इन्होंने क्या किया है एक इंड AS बनाया है जो ग्लोबली एक्सेप्ट हो सके और ग्लोबली एक्सेप्ट हो सके, इसीलिए जो है वो IndAS प्रिपेयर हुआ है। अभी IndAS प्रेजेंटली क्या होता है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना वो IndAS फॉलो करती है, सिर्फ वही IndAS फॉलो कर रही है। छोटी जो कंपनी है, स्मॉल कंपनीज़ है, वो अभी भी कंटिन्यू यूजिंग इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वही अभी भी यूज़ कर रही है छोटी छोटी कंपनी। बट जो अभी देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना बहुत बड़े हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत बड़े। अगर आप डिटेल स्टडी करने जाओगे ना तो ये बहुत ही वास्ट है, बट आपके जो सिलेबस में इतना कुछ दिया गया नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ उसके नाम और जो नंबर है, जैसे कि AS1 किसका है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट है और यही देखना है ये कब फॉर्म हुआ और कब क्या हो गया, ये कुछ आपको देखना नहीं है। आपको ये पूछेंगे भी नहीं, इसमें सिर्फ ये पूछेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 किसका है, AS2 किसका है, AS3 किसका है, जो भी है इस हिसाब से आपको पूछा जाएगा। बाकी कुछ आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट ग्रेजुएशन के टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टैंडर्ड है ये बहुत बड़े हैं और इसमें डिटेल स्टडी करने की भी ज़रूरत है। बट फिलहाल के लिए सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कुछ स्टैंडर्ड आपकी बुक में दिए गए हैं, सिर्फ वही आपको लर्न करने हैं, सिर्फ वही आपको याद रखना है। जैसे कि AS1 जो है वो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का है, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का है, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, AS6 डिप्रेसिएशन अकाउंटिंग, AS8 अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर है देखो AS9 रिकॉग्नाइजेशन, फिर है देखो आपका AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड इनकम। बस आपको यही नाम और नंबर आपको याद रखने हैं, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है और बाकी कुछ पूछा नहीं जाएगा आपकी एग्ज़ाम में। तो पूरा हो गया है। फिर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने। आई होप आपको पूरा ये जो सिलेबस है वो अच्छे से आपका मतलब समझ में आ गया होगा, आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी और उसके अकॉर्डिंग फिर एक लेक्चर ले लूँगी अगर आपको कोई इश्यू होगा, समझ में नहीं आया होगा तो चलो हमारा ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक बार ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलो 1 बाय 1 मैं आपको आंसर्स बताते जाऊंगी। आप भी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस में जो लेने वाली हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चन में होमवर्क देती हूँ तो आप उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, वो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे देना। इससे मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो आंसर इन 1 सेंटेंस। देखो आपको कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको टोटल 6 क्वेश्चंस है। ओके तो चलो देखते हैं आंसर इन 1 सेंटेंस। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ बुक कीपिंग। अभी बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing the financial statement of a business for a particular period, generally 1 year। बस हो गई आपकी डेफिनेशन। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, J.R. बैटलीबर्ग इनकी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। होगी आपकी बुक कीपिंग की डेफिनेशन। तो बुक कीपिंग कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमैटिक वे, ये भी आप लिख सकते हो। तो आंसर इन 1 क्वेश्चन। तो आई होप आपको इसका क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। फिर देखो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड्स। तो गुड्स की भी डेफिनेशन हमने देख ली है। गुड्स क्या है? द टर्म गुड्स रेफर्स टू मर्चेंडाइज, कमोडिटी, डिटीज, article or things in which trader
ट्रेड्स, तो जिसमें ट्रेडर ट्रेड करता है, ऐसी मर्चेंटाइज, ऐसी कमोडिटी, ऐसी थिंग्स जिसमें ट्रेडर ट्रेड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गुड्स कहते हैं, राइट। फिर है व्हाट इज़ द कैपिटल। अभी कैपिटल भी आपको पता है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ओनर, इट इज़ कॉल्ड कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर is called capital, एक ही मिनट, is called capital, right। फिर क्या है, फिर है देखो ड्राइंग्स। अभी ड्राइंग्स मतलब क्या, तो ड्राइंग्स मतलब जो भी अमाउंट ऑफ कैश, वैल्यू ऑफ गुड्स, असेट withdraw from business by the owner for personal यूज़, तो वो क्या हो गई, आपकी ड्राइंग हो गई। तो आ गया समझ में। तो देखो ड्राइंग मतलब क्या, जो भी अमाउंट विड्रॉ करता है ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से, बिजनेस से, उसको ड्राइंग कहेंगे। कैपिटल मतलब जो भी अमाउंट है इन्वेस्ट करता है ओनर बिजनेस में, खुद की कंपनी में, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। फिर गुड्स क्या होती है, गुड्स ऐसी चीज़ होती है, ऐसी थिंग, ऐसी आर्टिकल, ऐसी कमोडिटी जिसमें ट्रेडर ट्रेड करता है। फिर बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमैटिक वे, इसे हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। फिर गुडविल होमवर्क है, वो आप करके आ जाना और उसका जो आंसर होगा वो आप इसमें बता देना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। फिर देखो गिव द वर्ड टर्म और फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो फर्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बताइए क्या है, बुक कीपिंग, राइट। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया आपकी बुक कीपिंग। फिर है अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय प्रोप्राइटर, अभी देखा हमने, क्या है, कैपिटल। फिर देखो अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज़ पेएबल। अभी ये होमवर्क देती हूँ मैं, ये आप मुझे बताना और करके आना है, करेक्ट, ऐसे नहीं रह गया, प्लीज़ करके आओ और मुझे कमेंट में बताओ। ये जो आपका लेक्चर है ये होने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसका मीनिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5th का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 में 3rd का आंसर। ओके, अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज़ पेएबल, ये आपको करना है। फिर देखो एक्सचेंज बिटवीन 2 पर्सन, इसको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन, राइट, इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। फिर देखो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, अभी एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया, राइट। फिर देखो अ पर्सन हुज असेट आर सफिशिएंट इनफ टू मीट द बिजनेस ऑब्लिगेशन। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, ऐसा पर्सन है जिसके पास इनफ क्या है, इनफ पैसा है, इनफ असेट है, जो भी लाइबिलिटी है वो पे करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको सॉल्वेंट पर्सन कहते हैं ना, सॉल्वेंट पर्सन। हमने देखा था ना सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट, जिसके पास पैसे है इनफ वो सॉल्वेंट, जिसके पास नहीं है वो इंसॉल्वेंट। फिर देखो द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको भी क्या कहते हैं हम, इसको बुक कीपिंग ही कहेंगे ना, राइट, बुक कीपिंग। फिर देखो प्रॉपर्टी और एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय प्रोप्राइटर। अभी क्या बोलते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी या फिर एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड मतलब खुद का होता है, प्रोप्राइटर का खुद का होता है, तो उसे क्या कहते हैं, असेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, असेट कहते हैं। फिर देखो असेट विच रिमेन इन बिजनेस फॉर ओनली फॉर शॉर्ट टाइम एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। तो ये बताइए, ये भी होमवर्क है आपके लिए, बहुत इजी है, आप मुझे कमेंट करके बताना ये क्या है। कोई भी असेट है जो बिजनेस में है, शॉर्ट टाइम के लिए ही है और वो जो है वो इजीली कन्वर्ट होती है कैश में, तो इसको क्या कहते हैं, कोई एक असेट का प्रकार है, आप मुझे कमेंट में बताना। फिर देखो अलाउंस इज़ गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स, जो भी कैटलॉग प्राइस है उसके ऊपर अलाउंस यानी कि कंसेशन यानी कि छूट यानी कि डिस्काउंट देना, तो उसको क्या कहते हैं हम,
ट्रेड डिस्काउंट राइट। ओके, फिर देखो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। ओके, फिर देखो सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। अभी सरप्लस मतलब क्या, मतलब प्रॉफिट मतलब या फिर पॉजिटिव अमाउंट, यानी कि ज़्यादा अमाउंट। तो सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, अभी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रॉफिट कहेंगे। फिर देखो इन डैश डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसिप्ट एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। अभी एक्चुअल कैश और एक्चुअल पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होगी। तो देखो अक्रूवल होगी क्या, नहीं। मर्केंटाइल भी नहीं, क्योंकि अक्रूवल को ही मर्केंटाइल कहते हैं। फिर बच्चा हाइब्रिड कहेंगे, नहीं। तो उसको क्या कहते हैं हम, कैश बेसिस कहते हैं राइट। फिर देखो अमाउंट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड फ्रॉम कस्टमर इज नोन एज द अमाउंट विच इज़ नॉट, सॉरी रिकॉर्डेड नहीं, विच इज़ नॉट रिकवरेबल, यानी कि कस्टमर से हमें रिकवर नहीं होगी, नहीं मिलेगी, ये हमें पता है। तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं हम बैड डेट्स। क्या कहते हैं, डेब्ट। अब ये डेब्ट क्या हो गया, जो हमें पेमेंट करनी है। डेटर क्या है, जिससे हमें पेमेंट आना है। डाउटफुल डेब्ट्स भी नहीं आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि डाउट नहीं है ना। द अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवर, हमें पता चल गया कि इससे नहीं आएगी, इस कस्टमर से हमें मिलेगी ही नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके कोई इशू हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए बैड डेट्स हो गई। फिर देखो अकाउंट मस्ट बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड they must disclose all material information is known as। अभी देखो हमने कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट देखे थे राइट। तो इसमें क्या बोला है, ऑनेस्टली प्रिपेयर करना है और डिस्क्लोज करना है और मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया आपका डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ओके, कौन सा आ गया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि बिजनेस और ओनर डिफरेंट है। फिर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है, कोई भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे आपको रिकॉर्ड करना है। तो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ही बच्चा जो हमें बताता है कि ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है। ओके, फिर देखो अ कमोडिटी इन विच ट्रेडर डील्स, यानी कि ट्रेडर ट्रेड, उसको कहते हैं हम गुड्स, अभी हमने देखा। फिर है डैश डैश मीन्स अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्या है वो, गुडविल है राइट। गुडविल एक ऐसी चीज़ है, ऐसी असेट है जिसकी जो एक रेपुटेशन है बिजनेस का और जिसकी वैल्यू होती है, मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, फिर देखो ए अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर अ पीरियड विच इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS3। ये एक बार आप लर्न कर लो, हाँ मतलब एक बार देख लो, एक दो बार अगर देख लिया तो आपको लर्न भी हो जाएगा। कुछ मतलब ज़्यादा हार्ड है नहीं, थोड़े से आपको जो स्टैंडर्ड्स है वो दिए गए हैं। तो देखो नेक्स्ट है इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ अ लॉस इज सपोर्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ। अभी कौन सा प्रिंसिपल आपको बताता है कि इमीडिएटली आपको लॉस बुक करना है, आपको प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लगता है प्रॉफिट फ्यूचर में जाके होगा, ये होगा वो होगा, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। बट आपको लगता है कि लॉस होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है। ये एक ही प्रिंसिपल आपको बताता है और एक ही कॉन्सेप्ट में दिया गया है, वो है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ओके, फिर देखो नेक्स्ट है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री। अभी एक एंट्री का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन, उसको हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। फिर एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थिंग और सर्विस बिटवीन टू पार्टी इज टर्म एज ट्रांजैक्शन। तो हो गया पूरा, समझ में आ गया। क्वेश्चन 3 भी हमने कवर कर लिया है। फिर देखो फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या बोलता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन एंड द सेम थिंग। तो आपको क्या लगता है, ये ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है, नहीं है ना। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ, बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या है, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है राइट। तो इसलिए वो सेम थिंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फिर है कंजर्वेटिज्म मीन्स टू फॉलो सेफ साइड, करेक्ट है ना। टू प्ले सेफ कंजर्वेटिज्म बोलता है क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड करना, हमें जब भी लगता है लॉस है रिकॉर्ड करो। तो इसका क्या आंसर आएगा, ट्रू।
फिर है द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। करेक्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी वही बताता है जो डबल एंट्री सिस्टम बताता है। फिर है देखो बैंक ओडी इज एन असेट ऑफ बिजनेस। क्या है, बैंक ओडी जो है ये बिजनेस की असेट है। ये आप बताओ, ये मैं होमवर्क में देती हूँ, ये आप मुझे बताओ कमेंट करके। फिर देखो सॉल्वेंट पर्सन इज अ पर्सन हुज असेट आर मोर देन हिज लायबिलिटी। करेक्ट, ट्रू। फिर है कैश डिस्काउंट डज नॉट अपियर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। करेक्ट है क्या, नहीं है ना, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो शो होता है, ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में हम ट्रेड डिस्काउंट जो है वो शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट हम शो करते हैं। फिर ये देखो अ ट्रांजैक्शन इन कंसर्न विद मनी एंड मनी वर्थ। करेक्ट है, जो भी ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें मॉनिटरी वैल्यू होगी सिर्फ और सिर्फ वही हम रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या है, ट्रू। फिर है देखो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ये भी करेक्ट है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि अकाउंटिंग जो है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। फिर देखो फिर क्या है, इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग was done by ओनर। नहीं ना, अकाउंटिंग was done by whose, by agent। by whom, by agent, not a owner। सो इसका क्या आंसर आएगा, फॉल्स। देन बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लायबिलिटी। क्या आपको लगता है इसका भी, ये भी होमवर्क में देती हूँ मैं, इसको भी आप बताना, कुछ नहीं, ट्रू एंड फॉल्स ही बताना है। बैंक ओडी, अभी बैंक ओडी क्या है, हमने बैंक से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ली है तो वो हमारे लिए असेट है या लायबिलिटी है, इस हिसाब से फिर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फिर देखो ये क्या बताया है, बुक कीपिंग जो है ये यूज़फुल है टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लायबिलिटी, तो इसका भी आपको बताना है क्या आंसर आएगा। तो ये दोनों भी होमवर्क दिए गए हैं मैंने, मतलब दिए हैं मैंने। फिर देखो डू यू अग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले है अकाउंटिंग इज़ यूज़फुल ओनली टू द ओनर। क्या लगता है आपको, अकाउंटिंग ओनली यूज़फुल ओनली टू ओनर है? नहीं, वो तो इन्वेस्टर, कस्टमर और क्या था, गवर्नमेंट, अलग अलग है। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग है ना, करेक्ट, उसमें दिया गया है। अकाउंटिंग तो सबके लिए ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ज़रूरी है ऐसे नहीं है, ओनर के लिए ज़रूरी है ऐसा नहीं है। फिर है देखो बुक कीपिंग इज़ आर्ट एंड साइंस। तो क्या लगता है आपको, करेक्ट है, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस। फिर बिल्स पेएबल इज़ एन असेट ऑफ बिजनेस। नहीं, बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी होती है, असेट नहीं होती है वो बिजनेस की। फिर है देखो इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ओनली नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो क्या लगता है आपको, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं? नहीं, ओनली monetary transaction are recorded, right। फिर देखो asset which give long term benefit to the business are called fixed asset। करेक्ट है, ट्रू, ओके, बराबर है। फिर देखो कंप्लीट द फॉलोइंग, बस ये बचा फिर हो गया हमारा। तो इसका भी आंसर मैं बता देती हूँ। रेवेन्यू अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नोन एज, क्या है, रेवेन्यू अराइज हो गया एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब प्रॉफिट लॉस, जैसे रेवेन्यू हो गया एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो इसको क्या कहेंगे हम, इनकम कहते हैं। फिर देखो एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। फिर है एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट फॉर विच इज़ नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। तो ये भी हमने देखा था टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हो गए आपके, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, राइट, क्योंकि हमने पहले एक बार ये सारी चीज़ें देख ली है, तो अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। फिर देखो अमाउंट डिडक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल। तो ये क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, राइट। फिर है अ पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी
फॉर द गुड्स एंड सर्विस इज नोन एज अ पर्सन, फिर से एक बार, अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी फॉर गुड्स और सर्विस, मतलब उधार पे लिया है, किसी पर्सन से बिजनेस में पैसे उधार पे लिए हैं, तो वो क्या हो गया, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन गया, राइट। तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश, और मैंने ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, सिर्फ कुछ आपको बताए हैं मैंने होमवर्क के लिए करने के लिए, तो प्लीज़ करके आना और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको सच में अच्छी लग रही होगी वीडियो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार, जो भी वीडियोज़ है वो बनाने की और इच्छा होगी, और अच्छे से हम इसको कवर करेंगे, फिनिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये पूरी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और चैप्टर नंबर 1 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर सच में अगर अच्छे से समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ, वो अगर क्लियर, उससे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और कमेंट में भी बताओ कि आपको कैसे लग रहा है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।